बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर सुहेल। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 4 की पहली दो एक्सरसाइजेस हैं, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन के हवाले से, बट इसकी जो पहली दो एक्सरसाइज हैं उसमें हमारे 90 से 95% जो चैप्टर के फार्मूलाज होंगे वो यूटिलाइज होंगे। तो क्या किया है कि मैंने जो MCQs हैं उनके अंदर भी और जो इसी तरह इसके शॉर्ट और लॉन्ग हैं सारों में कोशिश ये की है कि हर क्वेश्चन या हर MCQs के अंदर आपके आलमोस्ट जो 90 से 95% फार्मूलाज हैं वो यूटिलाइज हो सके, ताकि आप उनको साथ साथ लिख सकें और फिर मेमोराइज कर सकें। और इसी की बेसिस पे आगे जो आपका चैप्टर है वो जो है वो आप उसको कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो पहली दो एक्सरसाइज है इस पर आपने भरपूर फोकस करना है, जो भी सारे फार्मूलाज होंगे उस पर आपने फोकस करना है। तो हमारा क्या टॉपिक है जी? फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो फैक्टराइजेशन को हम अगर सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि किसी भी बड़ी टर्म को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, वो क्या कहलाएगी? उसकी फैक्टराइजेशन कहलाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि अब कोई बड़ी वैल्यू है, बड़ी टर्म है, उसको हम ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? फैक्टराइजेशन कहलाएगी। ज़्यादा जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है फार्मूले का आना। अगर आपका फार्मूला आपको आता ही नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को सिरे से स्टार्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको एटलीस्ट फार्मूला आता है तो आपका 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, हम MCQs को सॉल्व करते हैं और साथ साथ सारी जो चीज़ें हैं वो आपने ज़रूर पॉइंट आउट करते जाने हैं, लिखते जाने हैं, जो भी फार्मूले इस्तेमाल हों, ताकि आप उनकी बेसिस पे जो पूरा चैप्टर है उसको कवर कर सकें। और इसकी जो 4.2 है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो 4.1 है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं अपने पेपर से। हमारा पहला MCQs, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ -2 -a प्लस a स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इसमें मैं मिड टर्म ब्रेक जो है उसको यूटिलाइज करूंगा। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो क्या करना है कि आपने तरतीब से लिखना है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जिसमें तरतीब नहीं थी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? तरतीब से लिखेंगे। आपको साथ साथ अगर शो हो रहे हैं ये MCQs तो आप अपना रिजल्ट अगर आपको आता है तो ख़ुद बनाने की कोशिश करें। आंसर जो है वो चैट बॉक्स में आप देते जाएं ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं। तो पहला काम क्या करना है? आपने क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर, फिर सिंगल डिजिट और फिर कांस्टेंट। अब मिड टर्म ब्रेक का क्या मतलब होता है कि आपने दो ऐसे चीज़ें लानी हैं कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपकी सेंटर वाली चीज़ बने, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका जो साइडों वाले एलिमेंट हैं वो बने। ठीक है, अब इस मिड टर्म ब्रेक को ना हम मज़ीद, आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि आप साइंस को गलत करते हैं ना, कि प्लस का 2 आएगा या माइनस का 2 आएगा। तो मैं उस झंझट को भी ख़त्म कर देता हूँ। कैसे? देखें, 2 1 2 होता है ना, आपने ये -a लिखा, आपको पता है कि माइनस करने से वो जो सेंटर वाली टर्म है वो बननी चाहिए। मैंने लिख दिया 2 -1, क्योंकि हमारे जो दो डिवाइज़र हैं वो क्या है? 2 और 1। 2 1 2, मल्टीप्लाई करें 2 भी बनता है और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 1 भी बनता है। अब ये स्टेप अगर आप लिखेंगे तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो वो गलती के चांसेस है ना प्लस माइनस के, वो ख़त्म हो जाएगा। आप इससे जो अगला स्टेप लिखें उसमें लिख दें -2a और +1a और -2। वैसे तो जो डायरेक्ट लिखा जाता है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो डायरेक्ट ये स्टेप लिखते हैं, लेकिन ये स्टेप उन बच्चों के लिए है जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि माइनस का 2 लिखेंगे या प्लस का 2 लिखेंगे या कौन सी टर्म प्लस की और कौन सी माइनस की लिखेंगे। तो उसके लिए अगर आप इस स्टेप की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो होगा उसमें गलत होने के कम चांसेस होते हैं। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? a कॉमन ले लेंगे, a -2 +1 और a -2। जो मिड टर्म ब्रेक होती है उसमें ये स्टेप से आपको ये पता चलता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। ये दोनों जो चीज़ें होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो दोनों सेम हैं इनको हम ये भी लिख सकते हैं और बाकी जो रिमेनिंग होगा उनको आपस में लिख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में से a -2 मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचेगा? इसमें a बचेगा और इसमें 1 बचेगा। एक ये। दूसरा याद करने का क्या तरीका है कि जो सिमिलर होंगे उनको एक दफ़ा लिखेंगे और जो बच जाएंगे उनको आपस में इकट्ठा करके लिख देंगे। सो द राइट आंसर इज दिस वन, a -2 एंड a +1, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये राबिया ने दिया है जी डी, वेरी गुड, बहुत अच्छे जी। पहला जो है वो हमने क्या कर दिया, इसमें मिड टर्म ब्रेक जो है वो सॉर्ट आउट की है।
अब हम आते हैं अपने जो दूसरा MCQs है, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1/4। अब इसमें मैंने क्या ट्राई किया है कि अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में चीज़ें आ जाएं और उनके आपने फैक्टर्स बनाने हों तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, पहला क्या था कि वो तरतीब से नहीं लिखा हुआ था, तो हमने सबसे उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया ताकि आपको ये समझ आए तरतीब ना हो क्या करना है। अब दूसरे को भी आप खुद सॉल्व करने की साथ साथ कोशिश करें। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है जी कि पहले आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है या फार्मूले देखने हैं कि a प्लस बी होल स्क्वेयर तो नहीं लग रहा, a माइनस बी होल स्क्वेयर तो नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब ये फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन में कोई डिफरेंट चीज नहीं है। देखें ये पहली जो टर्म है ये x का स्क्वायर है, ये जो दूसरी टर्म है 1/2 का होल स्क्वायर है। अब आपका यहाँ पे जो फार्मूला यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। एक ये यूज होगा और एक ये यूज होगा। ठीक है, अब इन दोनों में आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अगर एक टर्म माइनस की है तो मतलब माइनस का फार्मूला यूज हो रहा है, अगर टर्म सारी पॉजिटिव की है तो पॉजिटिव का फार्मूला यूज हो रहा है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए -2a और b। ठीक है, अब अगर ऐसे लिखा जाए ना तो हमारा पूरा फार्मूला कंप्लीट होता है। ये देखिए ये इस टर्म को ही हमने ब्रेक किया हुआ है। देखिए 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाए तो पीछे -x ही रह जाता है। लेकिन ऐसा लिखने से हमें ये पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। किसी बच्चे ने ये सॉल्व नहीं किया। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, अब ये दो हैं, दो वैल्यूज़ हैं, आप इनको ये लिख सकते हैं x माइनस 1/2 और x माइनस 1/2, यानी कि दोनों की जो पावर्स हैं वो सिंगल सिंगल हैं, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर्स हो गए, x माइनस 1/2 और x माइनस 1/2। तो ये था हमारा सेकंड जो MCQs है। अब हम आते हैं अपने थर्ड में, उस पर देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है जी। अब इसमें नया फार्मूला यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, कौन से वाला फार्मूला है आपने साथ साथ लिखते जाने हैं। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये इस पूरे क्वेश्चन में, ये इस MCQs में ये यूटिलाइज होगा। आप पहले किस फॉर्म में जाएंगे, जो छोटी वैल्यूज हैं, देखें x प्लस एम और x माइनस एम। अब दोनों साइड से अगर आपको फार्मूला पता होगा तो तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि a माइनस बी ए प्लस बी, आप कहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप कहेंगे a प्लस बी ए माइनस बी। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गई है ना। ठीक है, तो आपने फार्मूले को अगर जनरली याद करना है तो आप कहेंगे पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म इनटू पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। यानी कि दो टर्म्स हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की फॉर्म में हो सकती है, y की फॉर्म में हो सकती है, 16 की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब ये क्या बनेगा, ये मिलके बनेगा x स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, 2 से 1 बन गया। अब पीछे क्या रह गया, ये वैल्यूज रह गई हैं। अब फिर क्या करना है, अब आपकी ये वाली जो टर्म है ना, ये पूरा आपका a है। ठीक है, a का मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि a सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, a कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आप भी साथ साथ अब कोशिश करें फार्मूला लगाने की, इसका आंसर बताएं। ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी किसकी इक्वल हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो रिमेनिंग टर्म होगी वो एज इट इज रहेगी। अब a स्क्वायर का मतलब क्या है कि x स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, x4 बन जाएगा। अब इस पे एक दफा फिर a माइनस बी और a प्लस बी लग रहा है, तो वो किसकी, अब ये जो x4 है, अब ये आपका कंप्लीट a है और ये जो m4 है ये आपका कंप्लीट b है। तो a का स्क्वायर, ठीक है, तो x की पावर क्या हो जाएगी 8 माइनस m की पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो आई होप आपको क्या हो जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब ये 8 कैसे बना इसको भी ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। x4 का होल स्क्वायर माइनस m4 का होल स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म में लिखा हो तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अगर ऐसे लिखा होता ये तो फिर ये मतलब होता 4 की पावर 2, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4। तो मैंने आंसर लिख दिया है x पावर 8 माइनस m पावर 8 आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे हमारे MCQs। वेरी गुड जी।
एक साइमा जो बच्ची हैं उन्होंने सॉल्व किया x8 माइनस m8, बहुत अच्छे, शाबाश। तो जितना आपको अंडरस्टैंडिंग हो आप साथ साथ खुद सॉल्व करेंगे तो वो आपको ज़्यादा जो है वो मेमोराइज होगा। तो ये थे हमारे MCQs। अब हम आते हैं अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें जो डिफरेंट मेथड्स होंगे, जो फार्मूलाज होंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। आपको अगर इसी तरह आता है तो आपने साथ साथ सॉल्व करना है। 18x4 प्लस 108x² प्लस 162y4। अब अगर आप सबसे पहले जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू को छोटा करते जाना है आपने, जितना छोटा हो सके। अब अगर आप डायरेक्ट इस पे मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे तो वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपने देखना है इस क्वेश्चन में कि क्या कोई चीज़ें कॉमन तो नहीं है, तो फिर आपका क्वेश्चन जो होगा वो शार्ट हो जाएगा। देखिए इसमें से 18 कॉमन आ रहा है ना, उससे क्या होगा, उससे हमारा क्वेश्चन जो होगा वो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 का टेबल 108 पे भी जाता है और 6 टाइम, और 18 9s आर 162। अब देखिए पहले क्वेश्चन कितना बड़ा था, उसके डिवाइजर बनाना, उस पर मिड टर्म ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल काम था। अब आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, कि आपने मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, 9 बने, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6 बने, तो 3 3s आर 9, ठीक है। 3x² y² और 3x² y² प्लस 9y4। अब क्या करना है जी, 18 यहाँ से x² कॉमन, x² प्लस 3y² और इसी तरह यहाँ से 3y² कॉमन आ जाएगा, x² प्लस 3y², ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है यहाँ तक या नहीं। ये दोनों जो होने चाहिए ये सेम आने चाहिए। तो जो सेम होंगे उनको हम एक टाइम लिख देंगे, 18x² प्लस 3y² और जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगी x² प्लस 3y²। तो ये हमने क्या कर दिया, जो बड़ी वैल्यू थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया शॉर्ट फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो ये उसके क्या बन गए, इस बड़ी टर्म के फैक्टर्स बन गए। हमने कौन सा मेथड अब इसमें सीख लिया है, मिड टर्म ब्रेक। हमने अभी तक जो फार्मूले सीख लिए हैं वो 3 सीख लिए हैं, a² माइनस b², a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये जो 3 फार्मूले हैं ये आपके पास लिखे होने चाहिए, ठीक है, ताकि हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी नया फार्मूला यूटिलाइज हो जाए वो आपको अंडरस्टैंड होता रहे। ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पहला। अब हम आते हैं नई कैटेगरी के दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन पे कि अगर आपके पास टर्म्स 3 ना हो, 4 टर्म हो, तो फिर आपने क्या करना है। अगर 4 टर्म का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि कोई सी 3 टर्म्स ऐसी तो नहीं है जो मिलके कोई फार्मूला बन रहा हो। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। एक तो आपने ये चीज़ चेक करनी है। फिर दूसरा आपने ये करना है कि अगर वो नहीं बन रहा तो फिर आपने चेक करना है कि क्या कोई सी 2 ऐसी टर्म्स तो नहीं है कि उनमें से कुछ कॉमन लें तो हमारे पास वो सेम टर्म्स बन जाए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्या कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा कोई सी 3 टर्म्स मिलके। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा गौर करें, 1 माइनस अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाते हैं, और इस तरह करने से क्या होगा, हमारा x प्लस वाई होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ये 3 टर्म्स थी मिलके इन्होंने फार्मूला बना दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। अब इस पे दोबारा जो फार्मूला लगेगा वो कौन से वाला लगेगा, ये वाला a² माइनस b²। वो कैसे, अब ये आपकी a टर्म है और ये पूरी जो है ये आपकी b टर्म है। अब 1 है, 1 का तो स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इसी तरह x प्लस वाई जो b है वो तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म है। मैंने आपको पहले भी बताया कि a का मतलब हरगिज नहीं है कि वो सिंगल टर्म होगी या वो a ही होगा। इसी तरह b का हरगिज मतलब नहीं है कि वो सिंगल b ही होगा या कोई एक वैल्यू होगी। अब देखिए x प्लस वाई है, ये पूरा जो है वो क्या है आपका, वो b टर्म है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, दोबारा जब ये फार्मूले लगाएंगे a² माइनस b², तो ये इक्वल होता है a माइनस b, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा आप इसको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये इसके 2 क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो इसमें क्या डिफरेंस था कि इसमें ऑलरेडी हमें 4 टर्म्स दी हुई थी, इससे पहले जो आपने देखे उसमें 3 टर्म्स दी हुई।
ऑलरेडी 4 हो। सबसे पहले देखें a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला तो कहीं 3 पे नहीं लग रहा। फिर दूसरा आप देखेंगे कि कोई सी दो ऐसी तो नहीं है कि जिनमें से कोई चीज़ें कॉमन होगी। मिड टर्म ब्रेक वाला जो टर्मिनोलॉजी या मेथड है वो वेरीफाई हो रहा है। इस तरीके से आप ये जो डिफरेंट क्वेश्चन है इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमने एक और नया कॉन्सेप्ट सीखा है। अब हम आते हैं फिर एक और जो क्वेश्चन जिसमें हमारे पास अगर जो पहली टर्म है उसके साथ भी कोई कोएफिशिएंट हो तो फिर मिड टर्म ब्रेक लगानी हो तो क्या लगाना। अब मिड टर्म ब्रेक आपने पढ़ा हुआ है कि मल्टीप्लाई करें तो एंड वाला बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेंटर वाला बने। मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बने, इन दोनों का मल्टीपल बने, बाहर वाली जितनी भी टर्म्स होंगी उनका मल्टीपल बने। 3 2 ज़ार 6, यानी कि आपने मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 बने। अब आपको ये तो समझ आ गया कि 6 1 ज़ार 6 और 6 में से एक माइनस करें तो 5 बनता है। अब ये समझ नहीं आता कि 6 को प्लस का लिखना है या माइनस का लिखना है, तो वो आपको आसान कर दिया था कि आप उस झंझट से बाहर निकल आएँ और ये लिख दें एक्स वाई, ये वाला मैंने बाहर लिख दिया और 6 माइनस 1 अंदर, उसमें कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस। उससे अगला एक जो स्टेप है उसमें ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन होगा वो आपका करेक्ट फॉर्म में आ जाएगा और आपके जो गलती होने के चांसेस हैं वो 0 पे आ जाएंगे। ओके हो गया। अब देखें इससे पहली जो दो टर्म्स हैं इनमें से 2x कॉमन आ गया, x माइनस 3y, और इसी तरह इसमें से क्या कॉमन है, y कॉमन है, x माइनस 3y, और ये दो जो चीज़ें हैं ये मिलके फैक्टर्स बन रहे हैं 2x प्लस y। तो ये आपके दो क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखें और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये एज ए असाइनमेंट आपने खुद करना है, ये मिड टर्म ब्रेक से ही होगा, लेकिन इसके अंदर पहला जो MCQs है वो भी अप्लाई हो रहा है, -2 प्लस a माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले आप तरतीब से लिखेंगे, तरतीब से लिखने के बाद आप मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने घर में ज़रूर अटेम्प्ट करना है और जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपने आंसर देना है कि आपको, ताकि पता चले कि आपको कितनी समझ आई है मिड टर्म ब्रेक की। तो ये होगा हमारा मिड टर्म ब्रेक का केस। अब हम आते हैं अपनी जो बड़ी टर्म्स हैं उनकी तरफ और दूसरे नए फार्मूले की तरफ। अब दो फार्मूले और लिख लें जो नए इस्तेमाल होंगे, a का क्यूब और b का क्यूब। आप a क्यूब कहें, x क्यूब कहें, फार्मूला आपको प्रिपेयर होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और दूसरा जो माइनस के रेफरेंस से होगा वो होगा a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि माइनस के केस में एंड वाली सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और प्लस के केस में एक वैल्यू जो होगी वो माइनस की होगी। अब इसमें x6 है तो आपने क्यूब की फॉर्म में बनाना है। इसको हम क्यूब की फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर का क्यूब और इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वेयर का क्यूब। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरे पास a है वो ये है और जो मेरे पास b है वो ये वाली वैल्यू है। अब आप इसको a कंसिडर करें, इसको b कंसिडर करें। फार्मूला जिस तरह आपने प्रिपेयर किया हो, a क्यूब प्लस b क्यूब किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि ये वाला जो फार्मूला है वो यूटिलाइज हो रहा है। देखें दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए का स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी का होल स्क्वेयर। अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने करेक्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। और ये इसका क्या है, इसके फैक्टर्स आ गए, इसका आंसर आ गया। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि ये a क्या है और कैसे, आप बेशक रफ अमल में रिप्लेस कर लें कि एक्स स्क्वेयर जो है ना वो a की इक्वल है और जो वाई स्क्वेयर है वो b की इक्वल है। ठीक है, अब इस फॉर्म में आप फार्मूला लिख लें और फिर एंड पे आपने वैल्यू को पुट कर देना है, तो उससे आप डायरेक्ट जो है वो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। और अगर आपको समझ आ जाए तो वो फिर आपने क्या करना है कि जो a है वो ज़रूरी नहीं होगा कि वो सिंगल डिजिट होगा, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है और वो x या कांस्टेंट किसी फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये दो फार्मूले सीखे हैं। अब इसके रेफरेंस से आप बेशक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो आपका जो दोनों फार्मूले क्यूब के होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
आपने फार्मूले लिख लिए होंगे, यहाँ तक हमने 5 फार्मूले पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कोई डिफरेंट फार्मूला यूटिलाइज हो रहा होगा, वो देखते हैं कि वो कौन सा है जी। तो अब इस क्वेश्चन में जो नए 2 फार्मूले हैं वो कौन से वाले हैं, एक a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब पिछला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब इसमें क्या है, a माइनस बी होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, माइनस 3a² b और प्लस 3ab का स्क्वायर। जो आपको आसान लगता है आपने वो याद कर लेना है। नेक्स्ट, a प्लस बी होल का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b। चलें इसको भी हम उसी फॉर्म में लिखते हैं, ये रब करना मुश्किल, 3ab इंटू a प्लस बी, उसी फॉर्म में, ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझ आए। अब अगले स्टेप में बेशक आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो ये बन जाएगा 3ab का स्क्वायर। आई होप कि आपको ये वाले जो दोनों फार्मूले हैं ये क्लियर होंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन राइट साइड की फॉर्म में लिखा हुआ है, ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिखना है। यानी कि जिस तरह है ना a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम लिखते हैं a² माइनस b²। अब आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है कि ये फार्मूला यूज होगा या ये फार्मूला यूज होगा। अगर तो क्वेश्चन के अंदर, अब देखिए इसमें प्लस का जो फार्मूला है उसमें तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव की हैं, और जो माइनस का है उसमें कुछ प्लस की हैं कुछ माइनस की हैं। तो अब इसमें तो नजर आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे फार्मूला तो ये अप्लाई हो रहा है। अब इसको आसान कैसे हल करना है, आसान आपने ऐसे हल करना है कि इनमें से कोई 2 वैल्यूज ऐसी देख लें जो क्यूब हो, तो फिर आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। 2 वैल्यूज ऐसी देखनी है जो कि क्यूब हो। अब कैसे, अब देखिए 125x है, ये किसका क्यूब है, 5x का होल क्यूब है। एक मैंने क्यूब ढूंढ लिया है। अब जो दूसरा क्यूब है वो क्या है, ये देखें y किसका क्यूब है, y का ही क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब जो अगली 2 टर्म है ना, उनको आपको अगर समझ आती है तो आप ब्रेक करके लिख दें, अगर नहीं समझ आती तो आपको 2 क्यूब मिल गए, आप अपने आंसर को पहले ही लिख सकते हैं कि मेरा ये आंसर है। ठीक है, आंसर आपका जो है वो आप लिख सकते हैं। अब ब्रेक करके कैसे लिखना है, देखें अब आपकी ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, तो माइनस 3a² और प्लस 3ab का स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने आगे वाली जो 2 टर्म्स थी उनको हमने ब्रेक करके लिख दिया, एक फार्मूले को हमने कंप्लीट किया। अब देखिए ना, इनको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वही टर्म बनती है। देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 3 = 75 x² y, वही टर्म बन रही है, और नेक्स्ट 15x y² वही टर्म बन रही है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन पे हमारा ये वाला फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। अब इस रेफरेंस से आपने क्या करना है, असाइनमेंट के तौर पे एक जो प्लस वाला फार्मूला है उसके रेफरेंस से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आसान आपने क्या देखना है, 2 क्यूब ढूंढने हैं। 2 क्यूब ढूंढेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि क्यूब से भी मिल गया और दूसरा फिर माइनस का है, तो इसका मतलब है माइनस का फार्मूला लग रहा है, आप आंसर करेक्ट लिख सकते हैं। और जो प्रोसीजर है वो हमने फॉलो कर दी है। एक क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है ताकि आपको 100% इन फार्मूलाज की जो यूटिलाइजेशन है वो समझ आ जाए। अब यहाँ तक हमारे जो सारे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs थे उनमें फार्मूले हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी 4.2 एक्सरसाइज है। 4.2 में जो सारे तकरीबन फार्मूले थे हमने उनको देखे हैं, और 15 से लेकर जो 20 तक के क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से मैंने वो लॉन्ग क्वेश्चन चुना है जो डिफरेंट भी है और डिफिकल्ट भी है। अब इससे पहले वालों की जो प्रोसीजर है वो भी बता दूंगा और इसके भी बता देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ये डिफरेंट वन आता है तो आपने कैसे सॉल्व करना है। जो पुरानी बुक थी, पुरानी बुक में ये वाला जो क्वेश्चन इस तरह का था वो काफ़ी दफ़ा जो है एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, इस वजह से अभी भी इसके लॉन्ग क्वेश्चन आने की काफ़ी चांस है।
इस तरह की क्वेश्चन में आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। आपने एक जो ट्रिक है कि कौन से दो फैक्टर को इकट्ठा मल्टीपल करें कि कुछ चीज़ें सेम बन जाएं। अब अगर आप चारों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x पावर 4 बन जाएगी, वो सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब दो दो को आपने इकट्ठा करना है। कौन से दो इकट्ठे करने हैं कि जिससे कुछ सिमिलर बने, कुछ कॉमन बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना लें। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या होती है, ax² + bx + c = 0। अब उसके लिए ट्रिक क्या है कि जो सारी कांस्टेंट वैल्यूज है ना, उनको आपने ऐड कर देना है और डिवाइडिंग बाय 2 कर देना है। अब देखिए इनको मैं ऐड करता हूँ, ये आप रफ अमल में करना चाहें रफ अमल में कर सकते हैं, सेंटर में करना चाहें क्वेश्चन के तो भी आप कर सकते हैं। अब अगर मैं उससे सॉल्व करूँ, देखें -2 -6 -3 और -4 डिवाइडिंग बाय 2, इसका आंसर कितना बन रहा है, -14/2 = -7। अब दो आपने ऐसी वैल्यू को आपस में मिलाना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7 बन रहा हो। देखिए किसी फॉर्म में बन रहा है 4 और 3 ये तो बन रहा है, लेकिन ये 6 और 2 ये तो 8 हो जाता है। तो ये जो ट्रिक है ये कुछ क्वेश्चंस में फेल हो जाती है, जिस तरह का ये वाला क्वेश्चन। अगर ये फेल हो जाए तो फिर आती है दूसरी ट्रिक, आपने दो का फिर मल्टीपल करके देखना है कि क्या उससे काम चल रहा है या नहीं। अब देखें दो का मल्टीपल 4 3 कितना होता है, 12 होता है, और 6 2 कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पहले दो को मल्टीप्लाई करूं और दूसरे दो को मल्टीप्लाई करूं तो फिर मेरा काम चल जाता है। -2 and -6 = -3 and -4। अगर एडिशन वाला ये जो केस है ये फेल हो जाए तो फिर आप आएंगे मल्टीप्लिकेशन के केस पे, और इस केस में क्या अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। आपके ये जो 4 से 5 क्वेश्चन है उनमें एडिशन वाली जो कैटेगरी है वो फुलफिल हो जाती है। कुछ क्वेश्चन में एक दो हैं जिनमें फुलफिल नहीं होती तो फिर मल्टीप्लिकेशन। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का केस फॉलो हो रहा है। बेशक आप डॉट लगा के आप लिख दें कि मैं इस कंडीशन के तहत इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, रफ अमल में लिख दें तब भी ठीक है। आपने बेसिकली अपना क्या करना है, फैक्टराइजेशन कंप्लीट करनी है कि कौन सी वाली दो टर्म्स को मिलाने से मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें सेम मिल जाएं। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x² -6x -2x एंड +12, और इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं x² -4x -3x और +12 और -2x² जो एंड वाला है वो एज इट इज रहेगा। अब ये बन रही है x² -8x +12 और x² -7x +12। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों चुना है कि अब देखें सेम जो है ना वो कोई ज़रूरी नहीं होगा कि वो वेरिएबल्स की वैल्यू बनी है, सेम ये डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती है। देखें x² +12 और इसी तरह x² +12 दोनों में सेम है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि x² प्लस जो 12 है वो y के इक्वल है। एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि क्वेश्चन हमारा शॉर्ट फॉर्म में क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ जाए। तो पहले वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, y -8x, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी y -7x। अब एक तो इसमें यानी कि ज़्यादा अगर डिफिकल्ट आएगा तो वो ये वाला क्वेश्चन ही आएगा जिसमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी जो डिफिकल्ट चीज़ या डिफरेंट चीज़ वो इस नीचे वाले स्टेप में आएगी, वो क्या होगी, देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई किया y² -7xy -8xy और +56x² और -2x², y² माइनस ये 15xy और +54x²। अब इसमें यहाँ पे आपको एक स्टेप बताना है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y² -15xy और +54x²। अब जो प्रॉब्लम आती है इस तरह के क्वेश्चंस में वो क्या आती है कि यहाँ पे आपको समझना है कि क्या ये इस पे मिड टर्म ब्रेक अप्लाई हो सकती है या नहीं, और उससे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो ये भी क्वाड्रेटिक है, x की फॉर्म में भी और y की फॉर्म में भी। देखिए अगर मैं इसको कहूँ कि ये y की वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, पहली का स्क्वायर है, दूसरे में y की सिंगल वैल्यू है, और तीसरी y की फॉर्म में फिर ये जो 54 होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा।
खैर आपने जो अंडरस्टैंड करना है वो है कि मिड टर्म ब्रेक कैसे लगेगी। मिड टर्म ब्रेक के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करें तो 54 बने, ऐड करें तो 15 बने। तो टेबल आपने बारी बारी देखते जाना है कि कौन से टेबल ऐसे हैं, 2 का देखें, 3 का, 4 का, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, 8, इन कैलकुलेटर से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू आ रही है 9 6 आर 54 और 9 और 6 उनको ऐड करें तो 15 भी बनता है। बट प्रॉब्लम फिर वो साइन का आ जाता है कि साइन प्लस का लगाऊं कि माइनस का लगाऊं। तो ये देखें आपको पता है कि 9 और 6 को ऐड करने से ही 15 बनता है, तो मैंने दोनों जो हैं वो पॉजिटिव के लगा दिए हैं। तो इससे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होने के जो चांस है ना वो बहुत कम हो जाएंगे। अब पहले दो में से क्या कॉमन है, y कॉमन है, y माइनस 9x। दूसरी दो में से क्या कॉमन है, 6x कॉमन है, y माइनस 9x। अब ये दो आपके पास फैक्टर्स हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ही क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता। जो आपने y है वो रिटर्न करना है। वो रिटर्न क्यों करना है, क्योंकि आपका तो क्वेश्चन x वेरिएबल में था, y में तो नहीं था। तो आपने जो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी अपनी आसानी के लिए x² + 12, उसको आपने रिटर्न कर देना है। इसी तरह दूसरे में भी। अब ये आपका कंप्लीट आंसर है, आप इसको प्रॉपर फॉर्म में, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे और ये आपका इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट हो गया। अब यहाँ तक हमने ये जो पहली दो एक्सरसाइज हैं इसमें हमारे इस चैप्टर के 90 से 95% जो फार्मूलाज हैं वो क्लियर किए हैं। हर फार्मूले के जो रेफरेंस से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हर डिफरेंट क्वेश्चन जो फार्मूले के हिसाब से जो डिफरेंट क्वेश्चन बनता था हमने उसको सॉल्व किए, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि हर जो फार्मूला है उसके जो अल्टरनेट a + b का क्यूब सॉल्व करवाए तो a - b के क्यूब का एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। अब इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन की जो कैटेगरी है वो फुलफिल की है। आपने जो एडिशन वाली कैटेगरी है कि ऐड करके डिवाइडिंग बाय 2 करें तो जो दो वैल्यूज़ आएंगी वो आपस में उनको मल्टीप्लाई करना है तो सिमिलर फैक्टर बनेंगे। तो आपने वो लॉन्ग क्वेश्चन एक अटैम्प्ट कर लेना है। अगर आप ये काम करते हैं, ये असाइनमेंट छोटी सी सॉल्व करते हैं तो आपकी जो इस चैप्टर के फार्मूले एक तो क्लियर हो जाएंगे और दूसरा जो पहली दो एक्सरसाइज हैं 4.1 और 2 उनका 100% आपका जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाता है। हमने इसमें हर तरह के जो क्वेश्चन फार्मूले के रेफरेंस से या सिंपल फैक्टराइजेशन थी वो हमने सॉल्व किए। तो आई होप आप ज़रूर सॉल्व करेंगे और कमेंट में जो आपको मैंने क्वेश्चन कहे हैं वो आप पेस्ट करेंगे। मैं वहाँ पे अगर आप ओके करते हैं, सही करते हैं तो मैं चेक करके आपको अप्रिशिएट कर दूंगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आगे जो चैप्टर होगा फर्दर वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। So this is all from my side. See you in the next class with the topic 4.3 onward. Allah Hafiz.